Good evening. I am Bhagwat. Today we will discuss NCERT book Geography class 10th lesson first resource and development. Before topic you see definition of resources, classification and conservation of resource. Today will be discuss topic of land resource. We live on land, we perform our economic activities on land and we use it different way. हम जिस भूमि पर रहते हैं, जिस धरातल पर रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। अपनी आर्थिक क्रियाओं को के साथ साथ हम भूमि का विभिन्न प्रकार के प्रयोग विभिन्न तरीके से प्रयोग करते हैं। Thus land is natural resource of utmost importance। इसलिए यह भूमि जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यह प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन और संचार सिस्टम को चलाता है। सिस्टम इस पे चलते हैं। वी हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फिनिट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। यह लैंड, यह भूमि निश्चित है, यह एक परिसंपत्ति, इसलिए हमको एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध है जो हम लैंड को, इस भूमि को विभिन्न उद्देश्यों से एक प्लानिंग के और सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली। भारत में जो भूमि उपलब्ध है उसके 3 रूप में पाए जाते हैं, जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और आइसलैंड, ये 4 रूप हो जाते हैं। इसमें से मुख्य 3 रूपों का वर्णन अधिक मिलता है। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, पूरे भूक्षेत्र का 43% लैंड जो प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और यह एरिया कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ जियोग्राफिकल सरफेस एरिया। और यह 30%, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, 43% एरिया है यह प्लेन्स का और 30% एरिया है यह जो एरिया माउंटेन का है। और इस माउंटेन एरिया में 30% एरिया टोटल सरफेस कंट्री ऑफ इंश्योर्स पेरेनल्स फ्लो एंड सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इस 30% भूमि में जहां पर्वतों पर यहाँ से निकलने वाली सतत प्रवाही नदियां हैं, इसी क्षेत्र में सबसे अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और टूरिज्म के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अबाउट ऑफ 27%, ये 27% लैंड्स है जिसमें प्लेट्यू रीजन्स, एरिया ऑफ कंट्री प्लेट्यू रीजन्स पोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और यह क्षेत्र जिसमें सबसे अधिक जीवाश्म ईंधन, वन और मिनरल्स हाउस के रूप में जाने जाते हैं। यही जो 30% है इसमें सबसे अधिक रिसोर्सेस पाए जाते हैं और देश के आर्थिक विकास में रिसोर्सेस का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अब हम चलते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। लैंड जो विभिन्न नीचे की निम्न क्रियाओं के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला जो सबसे अधिक लैंड यूज किया जाता है वो फॉरेस्ट एरिया में।
क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट का होना आवश्यक है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट में प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि अपने देश में इसकी संख्या कम है या इसका अनुपात कम है, जिसको आगे के लेसन में इसको डिफिनीशन या इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो भूमि कृषि प्रयोग में नहीं लाई जाती है वह दो प्रकार की है, बारेन एंड वेस्टलैंड। बारेन लैंड्स जो हम परती भूमि कहते हैं या वेस्टलैंड भूमि कहते हैं। दूसरा लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, ऐसी भूमि जो कृषि के प्रयोग में नहीं लाई जाती है, जैसे बिल्डिंग्स है, रोड है, फैक्ट्रीज है, रेलवे लाइन्स हैं, कैनल्स हैं इत्यादि जो भूमि है ये कृषि भूमि में नहीं लाई जाती है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अन्य जो कृषि योग्य भूमि नहीं है वह सभी फॉलो लैंड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, यह अस्थायी चारागाह भूमि, अस्थायी पास्चर भूमि और चारागाह भूमि। लैंड्स अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ऐसे जो लैंड्स है जो मिसलेनियस है और इसमें केवल पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ये नॉट इंक्लूड ऑफ नेट सोन एरिया, इसको भी नेट सोन एरिया के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। कल्टिवेटेड कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, वेस्टलैंड जो 5 कृषि वर्ष के अंतर्गत जो भूमि बेकार छूट जाती है, प्रयोग में नहीं लाई जाती है। फॉलो लैंड्स, ऐसे भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, अन्य प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, इसको फॉलो लैंड्स, करेंट फॉलो लैंड्स कहा जाता है। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, अदर देन करेंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड for the past 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, 1 से 5 कृषि वर्ष के लिए यह भूमि कृषि में नहीं प्रयोग में लाई जाती है। यह भूमि अनकल्टिवेटेड या छोड़ दी जाती है परती के रूप में। इस भूमि को भी करेंट फॉलो लैंड्स कहा जाता है। नेट सोन एरिया, ऐसी भूमि जो प्रयोग में लाई जाती है, एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। ऐसी भूमि जो एक से अधिक फसल और एक फसल तक उगाई जाती है, इन सभी लैंड्स को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सकल कृषि क्षेत्र कहा जाता है या सकल फसली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर्स प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब यह हम जो भूमि प्रयोग करते हैं, यह भूमि को लैंड यूज पैटर्न इंडिया, भारत में किस प्रकार से भूमि प्रयोग में लाई जाती है, जो उपयुक्त देखने के बाद स्टेट वाइज या पूरे जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट किस कार्य में लिया जा रहा है, इसके विषय में देखेंगे। द लैंड यूज डिटरमाइन बोथ बाय फिजिकल फैक्टर एज, जो भूमि प्रयोग में लाई जाती है इसके 2 फैक्टर हैं, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत हैं टोपोग्राफी, भूमि का समरूप तल रूप होना, क्लाइमेट जलवायु, सॉइल ऑफ टाइप्स और मिट्टी के प्रकार, एज वेल एज इसी प्रकार से ह्यूमन फैक्टर में सच जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी तकनीकी क्षमता, एंड कल्चर सांस्कृतिक, एंड ट्रेडिशन और अपना परंपरागत, ट्रेडिशन और परंपरागत इत्यादि फैक्टर हैं जो किसी भी एरिया के यूज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर लैंड यूज डाटा, भारत में कुल जियोग्राफिकल एरिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो यूज किया जाता है। हाउएवर अवेलेबल ओनली 93% ऑफ जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जबकि पूरी भूमि का केवल 93 जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 93% एरिया ही
भारत के पास उपलब्ध है। Because the land use reporting most of northeast state except of Assam has not been done fully. Moreover, some area of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China also has been not surveyed. अब नीचे मैप के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि भारत में असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रों का क्षेत्रफल या पूरी तरह से गणना इसकी एस्टिमेशन नहीं हो पाया है। इसके अलावा कुछ स्टेट में जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के द्वारा कवर कर लिया गया है और चाइना के द्वारा इसका भी सर्वे उपलब्ध नहीं है। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत के मैप में यह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जो पाकिस्तान के द्वारा, और ये क्षेत्र है जो चाइना के द्वारा कवर किया गया है। ये दोनों क्षेत्र भारत का ही क्षेत्रफल के रूप में काउंटिंग की गई है जो 3.28 लाख मिलियन किलोमीटर में है, लेकिन इन सभी के डाटा उपलब्ध नहीं है। और पूर्वोत्तर के राज्य में असम को छोड़कर के शेष सभी राज्यों की गणना नहीं की जा सकी है, इसलिए इन सभी राज्यों स्टेटों की भी गणना अवेलेबल नहीं है। और इन सभी को अगर पूरा ले लिया जाए तो भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया सामने आ जाएगा। ये सभी क्षेत्र जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है, कवर किया गया है, यह भी भारत के ही अंग हैं। ये दो पाई डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम के माध्यम से ये दिखाया गया है कि 90, 60, 61 और 2003 में ये दोनों के माध्यम से क्या परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले देखेंगे फॉरेस्ट 1960 में यह 18.11 था और जो बढ़ करके 2003 में 22.57 हो गया। इस तरह से वारेन और वेस्टलैंड जो 12.101 है और यह घट करके 6.29 हो गया है। इसी तरह से यह एरिया अंडर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यह एरिया 4.95 है जो अब बढ़ करके 7.92 हो गया है। अर्थात ऐसे लैंड्स है जो नॉन एग्रीकल्चर में अधिक से अधिक लैंड बढ़ रहे हैं और इसका इफेक्ट भी एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। इन परमानेंट पस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स जो 4.71 है, अब यह कम होकर के 3.45 हो गया है। अर्थात जब पशुचारण ही नहीं होगा, पशुओं के चारों की भी समस्या हो सकती है और इसलिए लगातार एनिमल्स के जो हस्बेंड्री है इस पर व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। एरिया ऑन द मिसलेनियस ट्री क्राफ्ट्स ऑफ ग्रोव, ऐसे एरिया जहाँ ट्री क्राफ्ट्स या बाग बगीचे लगते थे, पढ़े बागान अधिक लगते थे, आम के पेड़, आम के बगीचे, महुए के बगीचे या विभिन्न प्रकार के बगीचे होते थे, जो 6.23 था, अब यह घट करके 4.41% हो गया है। अर्थात जो लैंड्स है जो ट्री क्राफ्ट्स को प्रोडक्शन करने के लिए होते थे, अब इनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है। कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, ऐसे जो कल्टिवेटेड वेस्टलैंड हैं वह भूमि को सुधार करके 6.36 से 4.4N पर लाया गया। अर्थात जो भूमि को सुधार करके कृषि योग्य में बदला जा रहा है। एंड करेंट फॉलो अदर देन करेंट फॉलो लैंड से 3.5 था जो 3.28, अर्थात जो लैंड्स है इसमें करेंट फॉलोज या विभिन्न प्रकार से लैंड डिग्रेडेड भी हो रहे हैं। ये जो करेंट फॉलो लैंड्स है वह 3.73 था, अब यह बढ़ करके 7.03 हो गया है। अर्थात ऐसे भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन विभिन्न कारणों से यह बंजर या परती या वेस्ट लैंड में परिवर्तित होती जा रही है। और नेट सोन एरिया देखें तो 45.26 से अब यह घट करके 43.41 हो गया है। अगर इसी तरह से भूमि का घटा होता रहा तो एक दिन हमें अधिक से अधिक कृषि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कृषि का प्रभाव होगा और यह भूमि कम होने लगेगी।
ये जो डाटा आप लोगों को बताया गया है 2060, 61 और 2003, 2 और 3 है, जबकि प्रतिवर्ष सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2008-9 के अकॉर्डिंग या 2011-12 या 18 में ये डाटा परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से जो आप पूरे डाटा देख रहे हैं ये पाई डायग्राम का, इसमें भी परिवर्तन संभव है। अगर आपको नया मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। जो हमें इसके माध्यम से यह बताने का है कि लैंड under permanent pasture has been decreased, how are able to feed our hung cattle's population on this pasture land and what are the consequences of it। जो भूमि परमानेंट पास्चर लैंड्स हैं वह लगातार कम हो रहे हैं। पीछे डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो जो पशु चारागाह भूमि है वह लगातार कम होगा। तो जब अगर चारागाह भूमि नहीं होगा तो पशुओं के लिए उनकी संख्या कैसे बढ़ सकती है, उनके लिए चारे के प्रबंध कैसे हो सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि लगातार पशु कम होते जाएंगे और यह भूमि हम अधिक से अधिक दूसरे कार्य में ले रहे हैं। मोस्ट द अदर देन करेंट फॉलो लैंड्स आर आइदर पुअर क्वालिटी, जो दूसरी प्रकार की निम्न भूमि है वह इतनी पुअर क्वालिटी की है जिस पर कल्टीवेशन कास्ट बहुत अधिक हो जाता है। जब कास्ट अधिक होगा तो हेंस these lands are cultivated once or two about in 2 or 3 years। यह वर्ष 1 या 2 लगभग 3 फसल से अधिक उगाई नहीं जा पाती है, क्योंकि इस पर कास्ट अधिक होने से किसान इस पर कृषि करके या उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल पाता है। इंक्लूडिंग नेट सोन एरिया देन परसेंटेज, और इसको नेट सोन एरिया में जोड़ दिया जाता है। तो नेट सोन एरिया इन इंडिया कम अबाउट 54%। अगर सभी प्रकार के नेट सोन एरिया को जोड़ दिया जाए तो 54% एरिया होती है जो कृषि के प्रयोग में लाई जाती है। एंड परसेंट ऑफ टोटल जो रिपोर्टिंग एरिया, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 54% है जो एग्रीकल्चर में प्रयोग में लाई जाती है। द पैटर्न नेट सोन एरिया आर वेरियस जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र अलग अलग है, भिन्न है। इट इज़ द 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। अगर कृषि में देखें तो सबसे अधिक कृषि भूमि पंजाब और हरियाणा में प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की 80% लैंड है जो कृषि प्रयोग में लाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, इन सभी क्षेत्रों में केवल 10% ही भूमि कृषि प्रयोग में लाई जाती है। शेष 90% लैंड्स है जो फॉरेस्ट है या मिनरल्स है या अदर प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देखें तो इसमें विभिन्नताएं काफ़ी मिलती है। जहां पर पंजाब हरियाणा में 80% लैंड्स है जो कृषि प्रयोग में लाई जाती है, वहां पर दूसरे राज्य में केवल 10% ही भूमि कृषि में लाई जाती है। दूसरी तरफ अब देखें फॉरेस्ट एरिया कंट्री is the far lower than of deserts, 33% of geographical area। फॉरेस्ट एरिया भी अपने देश में कम है, जबकि एक 1952 पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग किसी भी देश के जियोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। जैसा पाई डायग्राम में देखेंगे तो यह 2008 और 9 तक 22.78 ही रहा है, जो एक क्षेत्र का 33% से काफ़ी कम माना जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। यह इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया गया है। द लाइवहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन
फर्निश ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन, इसमें से लाखों पीपल्स ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं और जंगल पर ही वह डिपेंड रहते हैं। ए पार्ट ऑफ लैंड टर्म ऑफ वेस्ट लैंड, लैंड पुट ऑन द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। अगर भूमि के अलावा कुछ भाग ऐसे हैं जो वेस्ट लैंड में हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में लाए जाते हैं, अगर इन सभी पर, जैसे वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डिजर्ट एरिया and lands put on the other non-agriculture lands include of settlements, road, railway, industries. This continues use land over a long period of time without taking appropriate measurement to conserve land manage। अगर हम देखें तो जो विभिन्न प्रकार की भूमि प्रयोग में लाया जाता है, जो राकी है, एरिड है, डिजर्ट है, इन सभी जो एग्रीकल्चर या सेटलमेंट के अलावा अगर इन सभी का हम लगातार प्रयोग करते हैं, अगर इसमें हम प्लांट का प्लांटेशन करें तो इस एरिया को बढ़ाया जा सकता है। कंटिन्यू यूज ऑफ लॉन्ग पीरियड, और बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी एरिया के डिस्टर्ब किए हुए हम लैंड को में बढ़ा सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा सकते हैं और फॉरेस्ट एरिया को कवर करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। कंपेंस ऑफ दिस ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजरमेंट, कंजर्व लैंड मैनेजमेंट हैज रिजल्ट इन लैंड डिग्रेशंस। दिस टर्न सीरियस प्रिकॉशंस ऑन द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, और सोसाइटी के द्वारा बार बार चेतावनी दी जाती है कि अगर इसी तरह से हम लैंड डिग्रेशन करते रहें, फॉरेस्ट का डिग्रेशन करते रहेंगे तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट, भूमि का निम्नीकरण और उसके सुधार के उपाय। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विथ द पास्ट जनरेशन, we will have to do with the future generation। हम यह भूमि अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं और इसका प्रयोग करने के बाद आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं या हैंड ओवर कर देते हैं। The 95% ऑफ बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, और इसमें अपनी 95% रिक्वायरमेंट है, यह फूड है, क्लॉथ है, ये सभी हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। Obtained from lands, human activities have not only brought about of degradation but has also degrade aspect of natural forest of causes damage। हम केवल भूमि का उपयोग ही नहीं करते हैं, लैंड को डिग्रेड भी करते हैं और नेचुरल फॉरेस्ट को विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से डैमेज भी होते हैं। एट ए प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड इन इंडिया। भारत में कुल 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो लैंड डिग्रेडेड है। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ द बिलोंग टू द कैटेगरी फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 28% है जो फॉरेस्ट से है, 56% इट इज द वाटर इरोडेड एरिया, 56% जो जल द्वारा कट करके, रेस्ट अफेक्टेड ऑफ स्लाइन और अल्काइन, और कुछ क्षार के द्वारा और भूमि डिग्रेड होती है। डिपॉजिट्स, सम ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ क्षेत्र हैं जो मानव क्रियाकलाप के द्वारा, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, ओवरग्रेजिंग, अधिक पशुचारण, माइनिंग एक्टिविटीज, खनिज क्रियाकलाप, क्वेरी टू बी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड डिग्रेशन, और ये सभी जो लैंड डिग्रेशन के कारण पहचान की गए हैं। 56% लैंड्स हैं जो बाई डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाटर इरोडेड हैं। 28% लैंड है जो स्लाइन और अल्काइन के कारण से, और 6 और 10% हैं। तो 6% लैंड है स्लाइन और अल्काइन, और 10% लैंड है फॉरेस्ट विंड इरोडेड एरिया है। तो इस प्रकार से 28% भी लैंड्स है जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। माइनिंग साइट, अब माइनिंग साइट्स में जो लैंड डिग्रेडेड होते हैं, अबॉन्डेड आफ्टर
extradations work of complete leaving deep scar of trace over upbreedings. माइनिंग, जब हम अधिक मात्रा में क्रिया खनिज का प्रयोग करते हैं, उसको खोदते हैं, निकालते हैं, तो ये ट्रेस या स्क्रैप्स, उसकी पहचान, ये चिन्ह को अधिक मात्रा में छोड़ देते हैं। इन लाइक स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेड। इन क्षेत्रों में लैंड डिग्रेड जो माइनिंग और फॉरेस्ट के कारण से हुआ है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग, अधिक पशुचारण के कारण से यहाँ मुख्य कारण है पशु लैंड डिग्रेशंस का। इन स्टेट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन, इन स्टेट में अधिक सिंचाई के कारण से लैंड डिग्रेड है। इन ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेड ड्यू टू लॉगिंग वाटर इंक्रीज ऑफ लैंड, अधिक मात्रा में जल लगने के, इकट्ठा होने के कारण से भूमि क्षारीय हो जाती है। इसमें क्षार की मात्रा और नमी की मात्रा अधिक होने से भूमि अनुपयोगी हो जाती है। मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्रेडिंग्स ऑफ लाइमस्टोन, मिनरल के प्रोसेस में भूमि के लाइमस्टोन, चूना पत्थर या सीमेंट इंडस्ट्रीज के क्लेसाइट, उसकी क्लेसाइट महीन करने के कारण से, एंड सोप स्टोन जो मुलायम पत्थर है, केमिक्स इंडस्ट्री ऑफ जनरेट हंक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ डस्ट, इन उद्योगों से अधिक मात्रा में डस्ट निकलते हैं और ये डस्ट भूमि पे जमा हो जाते हैं। ट्रेड टू आ प्रोसेसिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल आफ्टर सेटल डाउन ऑन लैंड, यह भूमि पर जम करके भूमि की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को रोक देते हैं, जिससे भूमि के अंदर जल का रिसाव नहीं हो पाता है और भूमि में नमी की मात्रा कम हो जाती है और यह भूमि बेकार हो जाती है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्री इन्फ्लेशन वेस्ट हैव टू बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड वाटर पोल्यूटेड मे बी पार्ट्स ऑफ कंट्री, वर्तमान समय में इंडस्ट्रीज एरिया में अधिक मात्रा में वेस्टेज निकलने से यह भूमि एक बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन और मेनी कारण और अन्य क्षेत्रों में यह बहुत अधिक है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह सभी को निम्न प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लैंड डिग्रेशन, अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, लैंड डिग्रेशंस को प्रॉपर मैनेज करना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, प्रॉपर मैनेज करना, अर्थात अगर हम प्रॉपर ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करें तो इस प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट प्लांट्स, शेल्टर बेल्ट को लगाना या पेड़ पौधों को कतारबद्ध लगाना। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, सबस्टेशंस ऑफ सैंड डून्स बाय द ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस ऑफ सम पार्ट्स दिस ऑफ चेक लैंड डिग्रेशंस, प्रॉपर मैनेज वेस्ट लैंड, इन सभी का फिगर आपको आगे मिलेगा, जिसमें थॉर्नी बुशेस कटीली झाड़ियां लगाना, चेक लैंड डिग्रेशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए हमको प्रॉपर मैनेज करना, शेल्टर बेल्ट लगाना, प्रॉपर मैनेज वेस्ट लैंड ऑफ लैंड कंट्रोल, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट, उद्योगों से निकलने वाले वाटर को डिस्पोजल करना या उसको सही तरीके से फिल्टर करने के बाद इसको प्रवाहित करना, एंड कैन डू रिडक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर डिग्रेशंस इंडस्ट्री एंड सब अर्बन एरिया, इंडस्ट्रीज और सब उपनगरीय क्षेत्रों में लैंड और वाटर दोनों को ट्रीटमेंट करके इसको रिडक्शन को रोकना, जिससे भूमि और जल दोनों को प्रदूषण को रोकने में हमें सफलता मिल सके। थैंक यू।